हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 एईसी हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, कारक किसे कहते हैं, इसके भेदों को साधारण समझाइए। क्वेश्चन क्या है आपका? तो कारक कारक किसे कहते हैं, इसके भेदों को साधारण समझाइए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको पूछा जा चुका है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कारक होता क्या है और इसके कितने भेद होते हैं, सभी को उदाहरण सहित हम लोग समझेंगे। चैनल पर अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे लोग भी तैयार कर सके, क्योंकि टाइम आपका नहीं है, मात्र एक दिन का टाइम बचा हुआ है। आइए समझते हैं कारक होता क्या है। कारक का अगर बात करें तो कारक जो क्रिया होता है उसको संज्ञा और सर्वनाम के बीच जो कार्य या फिर जिस कारण से वो हुआ उसको स्पष्ट करता है। कौन? तो कारक। कारक जो है क्रिया और करने वाले के साथ जो कार्य होता है या फिर जो उसका कारण होता है उसको स्पष्ट करता है। साथ में ये बताता है कि जो संज्ञा या फिर सर्वनाम है उसका जो वाक्य है उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है। ठीक है, उसी को हम लोग कारक कहते हैं। आइए समझते हैं इसकी परिभाषा को। क्या लिखा है? कारक वह व्याकरणीय संबंध है जो क्रिया और संज्ञा या फिर सर्वनाम के बीच कार्य और उसका कारण स्पष्ट करता है। क्रिया और संज्ञा या फिर सर्वनाम के बीच क्या करता है? कार्य और उसका कारण को स्पष्ट करता है, उसको हम लोग कारक कहते हैं। साथ में क्या करता है? तो यह बताता है कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में क्रिया के साथ क्या संबंध है। वाक्य में जिस वाक्य का हम लोग बात करेंगे उस वाक्य में क्रिया का सर्वनाम या फिर संज्ञा के साथ क्या संबंध है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर आप समझना चाहे तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। संबंध क्या है? तो हम आंसर बता रहे हैं, एक क्वेश्चन का आंसर आपको। ठीक है, लेकिन इसमें कारण को भी पता चल रहा है और साथ में जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में पता चल रहा है। आइए समझते हैं एक उदाहरण के तौर पर इसको कि इसमें बात क्या हो रहा था। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि राम ने किया, या फिर दूसरा उदाहरण इस तरह से हो सकता है कि श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्रिया क्या हो रहा है? तो एक में खा रहा है और दूसरे में क्या कर रहा है? तो पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? तो राम पढ़ रहा है, राम भोजन कर रहा है, और जो श्याम है वो पढ़ रहा है। आपका संज्ञा और सर्वनाम हो गया। संज्ञा की जगह पर अगर कोई भी चीज़ का उपयोग, कोई भी शब्द का उपयोग करते हो तो वो सर्वनाम हो जाएगा। तो वहीं पर आप समझिए कि संज्ञा का उपयोग हो रहा है, साथ में क्या, तो कार्य का भी पता चल रहा है, क्या कर रहा है, तो वो पढ़ रहा है या फिर खा रहा है, कारण का भी पता चल रहा है, संबंध का भी पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, खा रहा है, पढ़ रहा है, और कारण क्या है, कारण का भी पता चल रहा है। तो उदाहरण क्या हो जाएगा? तो राम ने भोजन किया, साथ में श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। ये क्या है? आपका कारक है। ठीक है, क्या कर रहा है? तो पढ़ रहा है या फिर भोजन कर रहा है, सब क्या है, पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर राम जो है और श्याम जो है ये क्रिया के साथ अलग अलग संबंध है जिसके कारक कहते हैं। ठीक है, इसको कारक कहते हैं। राम और श्याम क्या है? तो क्रिया के साथ अलग अलग संबंध है इसका। क्रिया क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है और पढ़ रहा है। काम ने, क्रिया का मतलब क्या है? काम करना। तो राम जो क्या काम कर रहा है? तो भोजन कर रहा है। श्याम क्या कर रहा है? तो किताब पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो राम और श्याम है वो दोनों अलग अलग काम कर रहा है और अलग अलग संबंध है ये लोग का, जिनको कारक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर राम और श्याम क्रिया के साथ अलग अलग संबंध है जिसे कारक कहते हैं। क्या लिखा है कि यहाँ राम और श्याम का क्रिया के साथ अलग अलग संबंध है, क्रिया के साथ अलग अलग संबंध है जिसे कारक कहते हैं। ठीक है, जिसे कारक कहते हैं। कारक के भेद और उनके उपकरण, उदाहरण। कारक के कितने भेद होते हैं और सभी को उदाहरण सहित हम लोग समझेंगे। क्या लिखा है कि हिंदी में कारक के कुल 8 भेद होते हैं जिन्हें चिन्हित करने के लिए विभक्तियों जैसे कि ने, को, से का उपयोग किया जाता है। विभक्ति किसको कहते हैं? जहाँ पर किसी को बताने के लिए हम लोग इस तरह के जो विभक्ति होता है, ने, को, के, कैसे, किससे, तो इस तरह का जो उपयोग होता है, इन सब विभक्तियों का जो उपयोग होता है, ठीक है, तो इसको चिन्हित करने के लिए होता है। सबसे पहला है आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या होता है हम लोग उसको देखेंगे। फिर देखेंगे कर्म कारक क्या होता है, करण कारक क्या होता है, संप्रदान कारक क्या होता है, अपादान कारक क्या होता है, संप्रयोग कारक क्या होता है, अधिकरण कारक क्या होता है, संबंध कारक क्या होता है, सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कर्ता कारक क्या होता है। इसमें क्या होता है? तो यह वह कारक है जो क्रिया को करने वाले का बोध करता है। क्या है? तो यह वह कारक है जो क्रिया को करने वाला का बोध कराता है। जैसे कि ने, राम ने खाना खाया था। ठीक है, राधा ने भोजन किया था। तो इस तरह से जिसके द्वारा किया जा रहा है काम उसी को हम लोग कर्ता कारक कहेंगे। ठीक है, जैसे कर्ता का 8 भेद हो गया। लेकिन जैसे विभक्तियों का हम लोग उपयोग करते हैं जिसमें कर्ता कारक क्या करता है? तो कर्ता ने का उपयोग करते हैं, ने का। ठीक है, कर्ता ने। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझते हैं राम ने खाना खाया, तो खाना किसने खाया? तो राम ने खाना खाया। ये क्या हो गया? तो कर्ता कारक हो जाएगा आपका। दूसरा हम लोग समझते हैं कि गीता ने पत्र लिखा। गीता ने क्या किया? तो पत्र लिखा। कि काम किया कि पत्र लिखा।
किसके द्वारा? तो गीता ने यहाँ पर जो है आपका कर्ता कारक हो जाएगा। दूसरा है आपका क्रम कारक, ठीक है, क्रम कारक। यह है कि यह कारक क्रिया का सीधा प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे दर्शाता है। क्रिया का जो कारक है या जो कारक है कर्म कारक, वो क्या करेगा? तो क्रिया का सीधा प्रभाव जिस पर पड़ता है उसी के बारे में बात करता है। जैसे कि को, उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, उसने पुस्तक को पढ़ा, मैं बच्चों को बुला रहा हूँ। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट क्या हो रहा है? तो कारक क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, कारक का जो है क्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। कारक क्या है? तो मैं बच्चों को, किसको? बच्चों को बुला रहा है वो। या फिर उसने पुस्तक को पढ़ा, किसको पढ़ा? तो पुस्तक को पढ़ा। इसमें क्या हो जाएगा? को आपका जो है विभक्ति हो जाएगा, जो जिसको कर्म कारक कहा जा सकता है, ठीक है। तीसरा कारक है करण कारक। तो यह क्रिया को करने के साधन को दर्शाता है, यह क्रिया को करने के साधन को दर्शाता है, जैसे से या फिर द्वारा। उदाहरण के तौर पर राम ने चाकू से फल काटा। किससे काटा? राम ने क्या किया? तो फल काटा। किससे? तो चाकू से। ये क्या हो जाएगा? करण कारक, जिसके कारण को दर्शा रहा है, साधन को बता रहा है, ठीक है। आप अगर एमसीक्यू इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, अगर इससे पूछा जाएगा कि राम ने उसको बुलाया था, राम ने किसको बुलाया था? उसको बुलाया था। ये क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। किसने क्या किया था? तो कर्ता कौन है? तो राम ने, कर्ता के बारे में बात कर रहा है, तो राम ने क्या हो जाएगा? वहां पर ने जो आपका कर्ता कारक हो जाएगा। यहाँ पर एमसीक्यू का बात करें तो हम लोग यहाँ बात करें कि उसने कलम से लिखा, तो अगर यहाँ पर जो है से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो करण कारक क्या हो जाएगा? तो से हो जाएगा। जैसे किसके द्वारा लिखा गया? तो कलम से लिखा गया था। उदाहरण से आप समझिए, कि राम ने चाकू से फल काटा। किससे? चाकू से जो है आपका करण कारक हो जाएगा, किसके द्वारा काटा गया? यह काम मजदूरों द्वारा किया गया, तो द्वारा जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर करण कारक, किसके द्वारा? तो मजदूरों के द्वारा किया गया था। चौथा कारक है संप्रदान कारक, जिसको यह कारक क्रिया या उद्देश्य बताता है, यानी क्रिया किसके लिए की गई। ये जो संप्रदान कारक है, यह कारक क्रिया का उद्देश्य बताता है, किस उद्देश्य से वो किया गया, या फिर यानी क्रिया किसके लिए की गई, ठीक है। जैसे कि विभक्ति में इसका उपयोग होगा को या फिर के लिए, को या फिर लिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं, मैंने भाई के लिए उपहार खरीदा। मैंने भाई के लिए, किसके लिए? तो भाई के लिए खरीदा था। शिक्षक ने छात्र को पुरस्कार दिया। किसको दिया? शिक्षक ने छात्र को क्या दिया? तो पुरस्कार दिया। शिक्षक ने छात्र, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, को है, ठीक है। यहाँ पर शिक्षक ने छात्र को क्या किया? तो पुरस्कार दिया। ये सब क्या हो जाएगा? ये सब आप देख सकते हैं संप्रदान कारक है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है कि यह कारक क्रिया का उद्देश्य बताता है कि वो क्या कर रहा है, क्रिया किसके लिए की जा रही है, ठीक है। जैसे को, के लिए, उसके लिए, इसके लिए, तो यहाँ पर क्रिया के बारे में बताता है कि किसके लिए किया जा रहा है, उद्देश्य को बात करता है, उद्देश्य के बारे में बात करता है, उसको हम लोग कहेंगे संप्रदान कारक। पांचवा जो कारक है वह अपादान कारक। तो यह कारक उस स्थान, वस्तु या व्यक्ति का बोध करता है जिससे कोई चीज अलग हो रही है। अपादान कारक में क्या होता है? तो जो कारक उस स्थान, वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है जिससे कोई चीज अलग हो रहा है। जैसे से पक्षी वृक्ष से उड़ गया, या फिर वह गांव से शहर गया, जहां से कोई अलग जगह जा रहा है। जैसे कि उसने वो चीज, मतलब उसने उससे वो चीज छीन लिया। मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि जहां से क्या, तो किसी भी वस्तु, स्थान या फिर व्यक्ति का बोध कराता है जिससे कोई चीज अलग हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। उसने मुझसे फोन ले लिया। अगर हम फोन के बारे में बात करें तो अगर उसने मुझसे फोन ले लिया तो से क्या हुआ? मतलब मेरे पास जो फोन था वो उधर चला गया, वो उसने ले लिया था। तो यहाँ पर जो से आता है उसको क्या है कहेंगे? तो अपादान कारक कहेंगे, जिससे क्या होता है? तो अलग होता है चीज, दोनों चीज अलग हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि पक्षी वृक्ष से उड़ गया। कहाँ था? पहले जो पक्षी था वो कहाँ था? वृक्ष में था, लेकिन वो उड़ गया तो कहाँ से उड़ गया? वृक्ष से उड़ गया। तो से जो है आपका हो जाएगा अपादान कारक, ठीक है, अपादान कारक। गांव से शहर गया, कोई भी आदमी जो गांव में रह रहा था वो शहर चला गया, कहाँ से आया? तो गांव से आया। तो गांव से जो है आपका अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों अलग अलग हो रहा है, गांव से वो चला गया, कहाँ? शहर चला गया, दोनों अलग अलग हो गया। इसको हम लोग कहेंगे अपादान कारक। यह कारक उस स्थान, वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है जिससे कोई चीज अलग हो रही है, जिससे कोई चीज अलग होता है उसको हम लोग कहेंगे अपादान कारक। छठा जो कारक है वो संप्रयोग कारक है। तो यह क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति, वस्तु या साधन को दर्शाता है। वह क्रिया में जो भाग लेता है उस व्यक्ति को, वस्तु या फिर साधन को दर्शाता है। जैसे के साथ या फिर संग। राम अपने मित्र के साथ खेल रहा है, वह मां संग बाजार गया। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो राम है वो अपने मित्र के साथ खेल रहा है
और वह माँ संग बाजार गया। तो यहाँ पर क्या है, तो संग के बारे में बात कर रहा है, साधन के बारे में बात कर रहा है, जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति क्या बोल रहा है इसमें कि यह क्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति, वस्तु या साधन को दर्शाता है। इसमें विभक्ति क्या हो जाएगा, तो के संग या फिर संग, के साथ या फिर संग, जिसके बारे में क्या होता है, तो भाग लेने वाले व्यक्ति के बारे में बताता है। राम ने क्या किया, तो भाग लिया था, किसके साथ खेला, वो तो अपने मित्र के साथ खेल रहा था। ठीक है, तो इस चीज के बारे में जब बात होता है उसको हम लोग कहेंगे संप्रयोग कारक। जैसे वो बाजार गया, किसके साथ बाजार गया, माँ के साथ बाजार गया, तो यहाँ पर जो साथ है, जो संग है, वो क्या हो जाएगा, संप्रयोग कारक हो जाएगा। ठीक है, तो जो जहाँ पर साथ का बोध होता है, जहाँ पर क्रिया का बोध होता है, किसमें भाग लेने वाले के व्यक्ति के बारे में, उसको हम लोग कहेंगे संप्रयोग कारक। जिसके साथ, के संग, इस तरह का जब बात होगा उसको हम लोग संप्रयोग कारक कहेंगे। सातवां कारक है अधिकरण कारक। तो यह क्रिया के स्थान या माध्यम को दर्शाता है, यह क्रिया के स्थान या माध्यम को दर्शाता है। ठीक है, जिसको हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। विभक्ति क्या हो जाएगा इसमें, तो विभक्ति हो जाएगा में या फिर पर। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, पुस्तक मेज पर रखी है। ठीक है, बच्चे जो है कहाँ खेल रहे हैं, तो वो कहाँ खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं। पुस्तक कहाँ रखा हुआ है, मेज पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो में और पर है वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक, जहाँ पर क्या है, तो क्रिया के स्थान या फिर माध्यम को बता रहा है, क्रिया के स्थान या फिर माध्यम को बताया जा रहा है कि वह कहाँ पर खेल रहा है, स्थान बता रहा है कि वो पार्क में खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है, घर में खेल रहा है। ये सब क्या हो जाएगा आपका, में खेल रहा है हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। ठीक है, जहाँ पर स्थान के बारे में बात कर रहा है तो वो हो जाएगा अधिकरण कारक। उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि पुस्तक कहाँ रखा हुआ है, तो मेज पर रखा हुआ, मतलब किसी जगह का नाम बता रहा है, किसी स्थान के बारे में बात कर रहा है कि कहाँ रखा हुआ है, तो टेबल पर रखा हुआ है, तो एक स्थान है, जगह है, तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। ठीक है, आठवां जो कारक है वो संबंध कारक। तो यह संज्ञा या सर्वनाम के आपसी संबंध को दर्शाता है, यह संज्ञा या सर्वनाम के आपसी संबंध को दर्शाता है। विभक्ति हो जाएगा इसमें का, की, के। उदाहरण के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं इस तरह से कि यह राम का घर है, गीता की किताब सुंदर है। यहाँ पर जो है किसका बोध हो रहा है, तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के आपसी संबंध को दर्शाता है। जो संज्ञा है या फिर सर्वनाम है उसके आपसी संबंध को दर्शाता है। जैसे यह मतलब क्या, यह राम का घर है, राम तो संज्ञा हो गया, लेकिन यह जो है बात कर रहा है, घर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वहां पर जो सर्वनाम का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो यह राम का घर है, या फिर यह गीता की जो किताब वो सुंदर है। इस तरह का जहाँ पर आपसी संबंध को दर्शाएगा उसको संबंध कारक कहेंगे, जहाँ पर का, की या फिर के का बात आता है। किसका है, किसकी है, के घर, का घर, को घर, इस तरह का जब बात आएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, संबंध कारक। जहाँ पर संबंध को दर्शाया जाता है उसको कहेंगे संबंध कारक। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से ये वीडियो बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन खाली उसको भर दीजिए, हम सारे कमेंट को पढ़ते हैं, सारा का रिप्लाई देते हैं। आप आराम से कोई भी क्वेश्चन करिए, आंसर हम जरूर देंगे। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।